खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। केरला, असम और पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। असम के 126 असेंबली सीटों के लिए भी तमाम तैयारियां मुकम्मल। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। जयपुर मेट्रो फेज 2 से लेकर फर्टिलाइजर सब्सिडी तक मरकजी काबीना ने 5 बड़े फैसलों को दी मंजूरी। राजनाथ सिंह की सदारत में मरकजी वज़रा की अहम मीटिंग। मगरबी एशिया में बदलते हालात का लिया गया जायजा। जगबंदी अमेरिका का गुरूर टूटने की निशानी। शिया रहनुमा मौलाना सैयद नकवी तकवी का मुंसिफ टीवी से बातचीत में दावा। सेंसेक्स और निफ्टी में तकरीबन 4% का इजाफा। जंगबंदी के ऐलान से क्रूड ऑयल की कीमतों में भी कमी। मुल्क की 2 रियासतों आसाम और केरला के अलावा एक मरकज जेर इंतजाम इलाका यानी पुडुचेरी में कल असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक इन इलाकों में वोटिंग जारी रहेगी। वहीं सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम यहां पर कर लिए गए हैं। पोलिंग अमले को भी अपने अपने पोलिंग बूथ पर भेज दिया गया है और वहां पर अब कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग रहेगी। तमाम तीनों खित्तों में एक ही मरहले में वोटिंग होगी। असम के 126 सीटें हैं, केरला में 140 और पुदुचेरी में 30 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। नतायज का ऐलान 4 मई को किया जाएगा। केरला में वज़ीर आला पिनराई विजयन की क़यादत में बरसर इक़्तिदार एलडीएफ मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ रही है। एलडीएफ ने इस दावे के साथ मुहिम चलाई कि उसका कोई मुतबादिल नहीं है। कांग्रेस ने भी इस रियासत में दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस के लिए खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुरजोर मुहिम चलाई। दूसरी जानिब बीजेपी ने भी राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। बीजेपी ने रियासत में अपनी पहली लोकसभा सीट 2024 में जीती थी। इस नतीजे से उनके हौसले भी बुलंद हैं। तो वहीं अब जिक्र रियासत आसाम का करते हैं। आसाम के 126 सीटों के लिए भी कल वाहिद मरहले में ही वोट डाले जाएंगे। यहाँ हुक्मरान बीजेपी मुसलसल तीसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस ने भी 10 साला वनवास को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की है। कांग्रेस ने अपने तमाम अहम लीडर्स को आसाम के इंतखाबी मुहिम में उतारा। खासतौर पर लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को बराह रास्त निशाना बनाया। राहुल गांधी ने यहां तक के कह दिया कि अगर कांग्रेस रियासत में बरसर इक़्तिदार आती है तो हेमंत बिस्वा शर्मा की जगह जेल होगी। तमाम कांग्रेस के इरादों को अजमलुद्दीन और AIMIM के इत्तेहाद से नुकसान पहुंच सकता है। अजमलुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी का इत्तेहाद खास तौर पर मुस्लिम असर वाले इलाकों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वह तो आजकल तो सब गणतंत्र के बारे में और ये वोट के बारे में सब कुछ सचेतन है, तो इसलिए सोचता है वह भी अच्छा ही होगा। तो असम में असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है। पोलिंग अमला और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। पोलिंग अमला तमाम जरूरी सामान के साथ पोलिंग स्टेशन रवाना हो गए हैं, जबकि पूरी रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी इंतखाबी अमल को मुनसिफाना और पुरअमन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। असम पुलिस के साथ साथ
5 मरकजी मुसल्लह अफवाज इस मश्क के लिए एक मुश्तरका कमांड के तहत इकट्ठा किया गया, जो पोलिंग के दिन सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा सीनियर अफसरान ने रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर मार्च की क़यादत करते हुए अवाम में एतमाद बहाल करने की भी कोशिश की। तो सरसरी तौर पर दोनों रियासत और एक यूटी को लेकर किस तरह के हालात इंतखाबात में बनेंगे और किस तरह की तैयारियां वहां पर जारी है, सरसरी तौर पर हमने आपको बताया। अब तफसील से गुफरान आफरीदी मुंसिफ टीवी के सीनियर नुमाइंदे इस वक्त फोन कॉल के जरिए से राब्ते में, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गुफरान, दो बड़ी रियासतें हैं, असम भी और केरला भी, जिस तरह के वहां पर समीकरण अब बनते हुए देखे जा रहे हैं वो एक अलग मरहला, लेकिन कल सबसे पहले वोटिंग का दिन जब आएगा तो वोटर दरअसल क्या सोच कर जाता होगा? देखिए राहिब, अगर हम बात करें असम केरला पौंडीचेरी में होने वाले असम इंतखाबात की, इस बार खास अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ रियासती सियासत बल्कि कौमी सियासत पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इन दोनों के दरमियान में काफी ज्यादा सख्त मुकाबला है। हालांकि अगर हम बात करें तो इलाकाई पार्टियां भी अहम रोल अदा कर रही है, लेकिन मसला यहीं पर ही आता है कि जो आवाम है उस पर आपने किस तरह से लुभाया है। आवाम रातों रात अपना फैसला चेंज कर देती है, तो पूरा ओवरऑल कह सकते हैं कि अभी कुछ भी कहना आसान नहीं है और काफी ज्यादा सख्त मुकाबला है। और सख्त मुकाबला इस तरह से कह सकते हैं कि अपोजिशन के तौर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस की मुकाबला सख्त है गुफरान, लेकिन दोनों रियासतों में अंडर प्रेशर कांग्रेस है। कांग्रेस को सत्ता में वापस आने का रास्ता यहां से दरअसल कल ढूंढना है। जितनी मेहनत तैयारियां करनी थी वो कर ली है। तैयारियों को कितने नंबर गुफरान? क्या कांग्रेस ने केरला और असम में दोनों जगह अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी? इंतखाबी मुहिम की बात करें तो देखिए राहिम, बीजेपी को बरतरी जरूर हासिल है, लेकिन कांग्रेस भी मजबूत चैलेंज दे रही है। अगर आप बात करें कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी साहब की या फिर प्रियंका गांधी की, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और वहां वो बजाते खुद हमेशा मौजूद रही है। इससे पहले भी अगर हम बात करें केरल के अंदर, वहां पर प्रियंका गांधी हमेशा थी और वहां के लोगों से मुलाकात करना, या अगर हम बात करें असम की, तो असम के अंदर भी यही हाल था। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि अभी सख्त मुकाबला, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी को कहीं ना कहीं बरतरी जरूर हासिल है और इसमें इलाकाई जो पार्टी हैं वो भी कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करेंगी। और गुफरान, बयानबाजियां जो अंतिम दौर में है, खासतौर पर आसाम का अगर जिक्र करें तो बहुत ही घटिया या निचले स्तर की बयानबाजी असम इंतखाबात से पहले देखने को मिली। क्या इसका असर अवाम पर पड़ता है जब वो वोट देने के लिए घर से निकलते हैं? उनके जहन में होती है चीजें? यकीनी तौर पर जिस तरह से हमने देखा है कि असम के वजीर आला अहमद बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से अपने सख्त बयान दिए हैं, उन्होंने खासतौर पर मुसलमानों के हवाले से दिए हैं और फिर वही उनकी अहलियत के मुबैना तौर पर मुस्लिम वाली के पासपोर्ट रखने के जो इल्जाम जो हुए हैं उन पर, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन जरूर पैदा कर दिया है। लेकिन ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि बयानबाजी भी एक तरह से, लेकिन अवाम के ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती है और अवामी जमहूरियत की एक असल रूह होती है और उनके लिए एक बड़ा अहम मकाम होता है कि वो किस तरह की सोच रखते हैं और किस तरह की जहनीत लेके वो यहाँ से अपने घरों से निकलेंगे। क्योंकि राहिम देखा गया है कि रातों रात एकदम लोग अपने जहन चेंज कर देते हैं, लोग एकदम तब्दील रहते हैं, लोग सोचते कुछ और सुबह होते होते कुछ एकदम अपना इरादा बदल सकते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अभी कोई पोजीशन इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो अपने बयानात की वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी जो उनका डाउनफॉल होगा उनका कहीं ना कहीं उसको उन्हें खमियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा। वो नतायज के दिन अपने आप में तय कर भी देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को लेकर जब हम बात करते हैं, चुनौती जरूर रहेगी केरला में, क्योंकि कासरगोड, पलक्कड़, वायनाड ऐसे इलाके हैं जहां पर एक एक वोटर को ढूंढने के लिए दरअसल वहां तक पहुंचना भी पड़ता है। इलेक्शन कमीशन के सामने केरला की तस्वीर को जब हम देखते हैं, थोड़ी मुश्किलात तो रहेंगी गुफरान? बिल्कुल, जिस तरह की देखिए राहिम, देखिए आप सबसे इम्पोर्टेंट देखिए केरला में एक ऐसा इलाका है वहां पर जिस तरह से अभी आपने बताया वायनाड का खासतौर की सीट है या फिर और जो अतराफ का जो पूरा रियासत है, इसी तरह से आसाम में भी कोई चीज आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सरबराह है वो वहां पर पाबंदी के साथ पूरी तरह से वहां मौजूद है, एक एक चीज को अपडेट कर रहा है। वहां की जो रियासत की जो पुलिस है, इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और जो दीगर जो पुलिस के जो अफसरान है, सिक्योरिटी फोर्सेज के जो अफसरान है वो वहां पर तैनात है। रात से ही जो जहां पर वोटिंग होनी पोलिंग बूथों पर वहां पर तैनात है।
तो ये कह सकते हैं उनके लिए चैलेंज जरूर है, और चैलेंज इस एतबार से भी जरूर है कि लोगों को किस तरह हो रहा है। वहीं पर जिस तरह के क्योंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी काफी ज्यादा हुई है पिछले, अगर आप इंतखाबात में देखें आसाम के अंदर काफी ज्यादा ऐसी चीजें सामने नजर आई थी जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो ये कह सकते हैं कि चैलेंज जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह से कमर बस्ता है, उनके सीनियर अफसरान चैलेंज रहेगा, लेकिन इंतखाबी अमला पूरी तरीके से तैयार, सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरे तरीके से तैयार, और गुफरान आफरीदी कल हमारे साथ तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल गुफरान तमाम तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए मुंसिफ टीवी आप तमाम से अपील करता है, जिन रियासतों में आप बसते हैं वहां पर अगर वोट पड़ेंगे कल, तो आप भी जरूर अपने घरों से निकलिएगा और अपने वोट का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। बढ़ेंगे खबरों को जानिब आगे। असेंबली इंतखाबात से एक दिन कबल केरला के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ए चंद्रशेखर ने कहा कि तमाम अजला के साथ साथ रियासती पुलिस हेडक्वार्टर में हमारे साइबर सेल हैं। इसकी निगरानी के लिए साइबर पेट्रोलियम किसी भी ऐसी मवाद की निगरानी करेगा जिसमें या तो जाली खबरें हों या AI से पैदा मसाइल हों या तौहीन आमेज चीज़ें इसमें शामिल। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2500 से ज़्यादा नाजुक मुकामात हैं जो सभी मुतासरा इलाके हैं या पहले तशद्दुद की इतला वहाँ पर दी गई है। इन बूथों को मुकामी पुलिस के साथ साथ मरकजी मुसल्लह अफवाज की तैनाती के जरिए ज़्यादा भरपूर तरीके से निपटा जा रहा है। On all the districts as well as in the state police headquarters, we have the special cyber cells to monitor do the cyber patrolling and to monitor any content which is having either fake news or AI generated issues or the defamatory things, all those things. We have taken down more than 5,000 URLs in this regard, and we also registered cases against them. Our teams are very, very alert round the clock, 24/7. We are doing the patrolling here, and we are taking very stringent action against the propagation of any fake news or defamation content like that. Yeah, we have more than 2,500 critical locations which are either in the LW affected areas or where previously violence was reported. In this, those booths are being covered in a much more vigorous manner by deploying the Central Armed Police Forces along with the local police also. A better vigil has been kept in those areas. And we also executed more. आसाम इंतखाबात से कबल कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने एक मरतबा फिर आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि हमें मजीद जानकारी मिली है कि उनके भाई की बीवी और बेटा दुबई में रहते हैं। पवन खेड़ा ने सवाल किया कि दुबई इंटरनेशनल स्कूल की कितनी फीस है, ये सबको मालूम है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हम किसी के भी खानदान को सियासत में शामिल नहीं करना चाहते, तो हेमंत बिस्वा शर्मा से सिर्फ इसका जवाब चाहते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा शायद सिर्फ इंतखाबात को देख रहे हैं, तो हम आसाम की पूरी आवाम को देखते हैं। अब हमें और भी जानकारी आई है कि शर्मा साहब आपके भाई हैं, शायद असम पुलिस में हैं, उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं, और दुबई इंटरनेशनल जो स्कूल है उसकी फीस कितनी है? 21 लाख है साल की। शायद सुना वहां पढ़ते हैं किसी क्रिकेट एकेडमी से। देखिए, परिवार क्या करता है हमें कोई मतलब नहीं। परिवार के बच्चों को हम टारगेट पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या ये सच है, और जवाब आपको देना चाहिए। आप शायद सिर्फ चुनाव को देख रहे हैं, हम असम की जनता को देख रहे हैं, असम के लोगों का मेहनत का पैसा देख रहे हैं। उनकी उम्मीदें जब टूट रही होती है ना, तो वो देखकर दुख होता है। चुनाव आते रहते हैं। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की तरक्की को तेज करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में कल 1,74,207 करोड़ रुपए के 5 बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में जयपुर मेट्रो फेज 2, किसानों के लिए खादी में सब्सिडी, राजस्थान रिफाइनरी और अरुणाचल प्रदेश में 2 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं। हुकूमत ने 13,038 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दी है, तो वहीं 36 स्टेशनों के साथ 41 किलोमीटर का कॉरिडोर भी इसमें शामिल होगा, जो प्रहलादपुरा से टोटी मोड़ तक का होगा। खरीफ 2026 के लिए 41,534 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई। इससे किसानों को सस्ती DAP और दीगर खादें मुहैया करवाई जा सकेगी। तीसरा आज का फैसला है जयपुर का फेज 2 मेट्रो। 41 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो स्ट्रेच जयपुर का अप्रूव हुआ है। जयपुर बहुत बड़ा शहर बन चुका है, हम सब जानते हैं, करीब 50 लाख की पॉपुलेशन पे पहुंच चुका है, और बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स के लिए, इन सब एक्टिविटीज के लिए जयपुर एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान बन चुका है, और दिल्ली से नजदीकी होने का भी एक लाभ है। प्लस जो बहुत बड़ा इतिहास है जयपुर का, बहुत ही
समृद्ध इतिहास है और बहुत ही रिच कल्चर है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जयपुर का फेज 1 जो ऑपरेशनल है ऑलरेडी, इसमें ऐड हो रहा है आज फेज 2। ये आपको मैप में फेज 1, फेज 1A, 1B, फिर 1। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह मगरबी एशिया में बदलते हुए हालात की निगरानी के लिए कायम करदा गैर रस्मी बाख्तियार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग उन्होंने ली है। इस मीटिंग में मरकजी वज़रा में से निर्मला सीतारमण, जयशंकर, जेपी नड्डा, हरदीप सिंह पुरी, शिवराज सिंह चौहान, राम मोहन नायडू और दीगर ने शिरकत की। इस मीटिंग के दौरान आलमी सतह पर बदलते हालात और उसके हिंदुस्तान पर पड़ने वाले असरात के बारे में तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर खलीलुर रहमान और उनके वफद से मुलाकात की। इस मौके पर दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश के FM खलीलुर रहमान और उनके वफद की मेज़बानी करने पर खुशी का एहसास है। जयशंकर ने कहा कि इस मुलाकात में इलाकाई उमूर के साथ साथ आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के शोबों को मजीद बुलंद करने के लिए मुस्तकबिल में पायदार सतह पर बातचीत की अहमियत को उजागर किया गया है। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए हुक्मरान DMK और अपोजिशन जमातों की जानिब से सरगर्म इंतखाबी मुहिम जारी है। इस दौरान DMK के रुकन पार्लियामेंट कनिमोजी ने आज तिरुवनंतपुरम में इंतखाबी मुहिम चलाई है। इस दौरान कनिमोजी ने कहा कि रियासती हुकूमत की स्कीमें सब तक पहुंची है। कनिमोजी ने कहा कि लोग वाज़े रहें कि रियासत में DMK हुकूमत को जारी रखना है। CFPM மாவட்ட செயலாளர் சிசுபாலன் அவர்களே, CPI மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் கலைச்செல்வன் அவர்களே, VCK மாவட்ட செயலாளர் साकन। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि पाकिस्तान को जंगबंदी का क्रेडिट मिलना हिंदुस्तान और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका ईरान जंग में अपने किरदार को वाज़े कर सका। संजय राउत ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क को आलमी मामलात में ज्यादा फ़आल किरदार अदा करना चाहिए था। सीज फायर का श्रेय मिल रहा है पाकिस्तान को। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है। ये एक पाकिस्तान जिसे हम कंगाल देश कहते हैं, हमेशा मोदी जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात आ गई तो यही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहा था, ये दलाल राष्ट्र है, हम दलाली नहीं करते। अच्छी बात है, आप दलाली नहीं करते, लेकिन इतना बड़ा देश है, आप अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पाए इस युद्ध में। लेकिन वही दलाल राष्ट्र को प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता है थैंक यू पाकिस्तान। शिवसेना के तर्जुमान संजय निरुपम ने मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट के मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। संजय निरुपम ने कहा कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत ने SIR के मामले में जो रुकावट पैदा की है, उसकी वजह से आज इस मामले में रुकावट पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की वजह से मगरबी बंगाल के वोटर्स को नुकसान पहुंच रहा है। संजय निरुपम ने कहा कि असम इंतखाबात में BJP की जीत यकीनी है। उन्होंने केरला इंतखाबात से मुतल्लिक कहा कि यहाँ BJP तीसरी बड़ी ताकत के तौर पर तेजी से उभर रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी जी की सरकार ने लगातार चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें टांग अड़ाने की कोशिश की। उसका नतीजा ये हो गया कि अब मतदान का दिन इतना करीब आ गया है और अभी भी जो SIR की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। लाखों लाख वोटरों की संख्या अभी भी SIR के तहत पेंडिंग है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान 28 फरवरी से जारी जंग उस वक्त थम गई जब तमाम फरीकैन ने 2 हफ्तों की जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। इस जंगबंदी से जहां तीनों ममालिक के अवाम ने सुकून के सांस लिए, तो वहीं दूसरी जानिब दीगर ममालिक के अवाम ने भी इस पर मसरत का इजहार किया। सिलसिले में मुंसिफ TV के नुमाइंदे ने शिया रहनुमा मौलाना सैयद नकवी तकवी से बातचीत की। सुनिए आप भी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग आज सीज़फायर इख्तियार कर चुकी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद शिया रहनुमा मौलाना सैयद नकवी तकवी साहब, क्या कहना चाहेंगे हजरत कि किस तरह की सूरत हाल है, क्या वजह बनी जंगबंदी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम उन लोगों को जो हक़ पसंद हैं, जो सच्चाई पसंद है, जो अदालत पसंद है, जो आज़ादी पसंद है, उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसलिए कि आपने देखा कि ये जब जंग शुरू हुई थी
तो उस वक्त जंग शुरू, एग्रेसर्स का क्या कहना था, उनका कहना था कि 2 दिन में जंग ख़त्म हो जाएगी, हम वहाँ की गवर्नमेंट चेंज कर देंगे, हम वहाँ का जो इनकलाबी निज़ाम है उसे चेंज कर देंगे, हम उसे ख़त्म कर देंगे। 2 दिन, फिर 1 हफ़्ता हुआ, वो 10 दिन हुआ, फिर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, फिर बहरहाल वो सब आपके सामने हुआ। लेकिन आखिर में नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो 10 पॉइंट ईरान ने पेश किए थे उसे कबूल किया है और उसी पे अब गुफ्तगू जारी रहेगी। लिहाजा सबके सामने नतीजा सबके लिए बिल्कुल रोशन है। हज़रत क्या कहना चाहेंगे, इस जंग बंदी में पाकिस्तान ने अहम रोल अदा किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो रोल है वो अभी फ्राइडे को एक मीटिंग है वहाँ पर, उसमें वाज़ेह हो जाएगा क्या रोल है। लेकिन असल जो है इसमें जो मेन चीज़ है वो जो हमें नज़र आई है कि पूरे ईरान में अगर आप इस वक्त वीडियोज़ वहाँ के देखिए तो लोग सड़कों पर हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। जो देखिए सबसे पहले जो मकसद था वो क्या था, उनका कहना था अनकंडीशनल, जिसे कहिए सरेंडर। वो चाहते थे, वो समझते थे कि उनके सुप्रीम लीडर को वो मार के दर हकीकत उनके पूरी आवाम को वो झुका देगी या उनके सामने जिसे कहिए कि नतमस्तक हो जाएगी, सजदे में चले जाएगी। लेकिन इस कौम ने दिखाया, अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया और ये बताया कि सच के साथ रहो। और उन्होंने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि ज़िल्लत के साथ हमें ज़िंदगी बर्दाश्त। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने आज रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि तमिलनाडु के अवाम डीएमके हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है और उसे एक और मौका देने के लिए तैयार है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। இந்த எழுச்சியை பார்த்து நம்ம எதிரிகளால பொறுத்துக்க முடியல. இன்னைக்கு மதியம் செய்தி வந்துச்சு பாத்தீங்களா? தமிழ்நாடு அரசினுடைய தலைமைச் செயலாளர், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையுடைய போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரை மாற்றி இருக்கிறாங்க. நியாயமான சுதந்திரமான தேர்தல் நடத்த வேண்டிய தேர்தல் ஆணையம் आरजेडी लीडर मनोज झा ने जंगबंदी मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भले ही ये जंगबंदी आर्जी है मगर मुकम्मल हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इस बीच पूरी दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर के उस बयान की मैं तायद करता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाज़े के दौरान हिंदुस्तान ने खुद को आगे बढ़ाना जारी रखा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अरब ममालिक के वज़राए खारजा और ख़ासतौर पर ईरान के वज़ीर खारजा के साथ फैसला कुन बातचीत से भी काफ़ी मदद मिली है। कांग्रेस सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने एसआईआर से मुतल्लिक मगरबी बंगाल के मौक़िफ़ के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना अमल को यकीनी नहीं बना सका। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना कार्रवाई अंजाम देने में नाकाम हो गया है। मगरबी एशिया में 2 हफ्ते की जंगबंदी की वजह से आलमी मंडियों में इजाफे और खामतेल की कीमतों में कमी से मुकामी मार्केट मुस्बित तौर पर मुतासिर हुई। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में तकरीबन 4% इजाफा हुआ। आलमी ऑयल इंडेक्स 13.89% गिरकर $94.09 फी बैरल पर आ गया है। इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मगरबी एशिया तनाज़ात से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल की रोशनी में एक महतात मौक़िफ़ को बरकरार रखा और कलीदी पॉलिसी शरहों में कोई तब्दीली नहीं की। अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेगस ने दावा किया है कि ईरान ने जंगबंदी के मुआहदे के लिए भीख मांगी थी, जो सदर ट्रंप की ईरानी तहजीब को नक्शे से मिटाने की धमकियों की तरफ से मुकर्रर करदा डेडलाइन से बिल्कुल पहले की गई थी। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे सदर ने इस तरह की हिम्मत का मुजाहिरा नहीं किया था। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।